जरा सोचिए, मानव शरीर का एक नक्शा जो आज से लगभग 3,500 साल पहले बनाया गया था, वो भी बिना किसी एक्सरे, एमआरआई या माइक्रोस्कोप के। अब क्या हो अगर ये प्राचीन नक्शा, जिसे हम चक्र कहते हैं, सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम और हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों का एक बहुत ही सटीक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट हो, बस उसे एक अलग, एक सिंबॉलिक भाषा में लिखा गया हो? चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं, क्योंकि जो सबूत सामने आ रहे हैं वो हमारे शरीर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो हमारी जांच का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चक्र सिर्फ एक आध्यात्मिक सोच है, या ये हमारे शरीर की बनावट का, खासकर हमारे नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम का एक फंक्शनल मैप है? हम सबूतों के आधार पर इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है प्राचीन योगी जो ध्यान की गहरी अवस्था में बैठकर अपने ही शरीर के अंदर के सिस्टम को महसूस कर रहे थे। उनका टूल था उनकी अपनी चेतना। दूसरी तरफ हैं आज के न्यूरो साइंटिस्ट जो हाईटेक मशीनों से शरीर के अंदर देख रहे हैं। उनका टूल है टेक्नोलॉजी। आज हम इन दोनों दुनियाओं से मिली जानकारी को एक साथ रखकर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लेते हैं। चक्र संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है पहिया या भंवर। पुराने ग्रंथों के हिसाब से ये एनर्जी के सेंटर्स हैं, जहां प्राण यानी जीवन शक्ति नाड़ियों नाम के चैनलों से होकर गुजरती है। अब एक रिसर्चर की तरह सोचें तो एनर्जी और प्राण जैसे शब्द थोड़े अस्पष्ट लग सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हम इन्हें आज की बायोलॉजी की भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही जायज सवाल उठता है। कोई भी संशयवादी कहेगा, आप किसी चक्र को लैब में नहीं दिखा सकते, किसी माइक्रोस्कोप के नीचे नहीं रख सकते। और ये बात बिल्कुल सही भी है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी चीज को खोजने की बजाय उस सिस्टम को खोजें जिसका जिक्र किया जा रहा है? क्या हो अगर हम इन चक्रों के दावों को शरीर के आज के बने नक्शे पर रखकर देखें? बस यहीं से हमारी जांच बहुत दिलचस्प हो जाती है। चलिए सबूत नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला चक्र मूलाधार रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल निचले हिस्से में बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों के मुताबिक ये हमारे अस्तित्व, सुरक्षा और डर की भावना को कंट्रोल करता है। अब जरा मॉडर्न एनाटॉमी को देखें तो ठीक इसी जगह पर एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं। और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? ये एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल रिलीज करती हैं, यानी शरीर के फाइट या फ्लाइट वाले हार्मोन, जो सीधे सीधे हमारे सर्वाइवल और डर के रिएक्शन से जुड़े हैं। लोकेशन भी वही, फंक्शन भी वही। अब आते हैं सबूत नंबर 2 पर। दूसरा चक्र स्वादिष्ठान, पेट के निचले हिस्से में। इसे क्रिएटिविटी, इमोशंस और सेक्सुअलिटी का सेंटर माना गया है। मेडिकली देखें तो ये लोकेशन हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस से एकदम मेल खाती है। प्लेक्सस का मतलब होता है नसों का एक घना जाल, और ये खास प्लेक्सस हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक बार फिर शब्द अलग अलग हैं, पर शरीर का हिस्सा और उसका काम दोनों एक ही हैं। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है वो सच में हैरान कर देने वाली है। तीसरा चक्र मणिपुर, पेट के ऊपरी हिस्से में। इसे पर्सनल पावर और गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान का केंद्र कहा गया है। आज साइंस ठीक इसी जगह पर एंटरिक नर्वस सिस्टम को पाता है, जिसे अब दूसरा दिमाग भी कहा जाता है। यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा नर्व सेल्स का एक नेटवर्क है जो सीधे हमारे दिमाग से बात करता है। हमारी गट फीलिंग असल में एक न्यूरोलॉजिकल सच्चाई है। यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। कोई भी इमोशन, चाहे वो चिंता हो या उत्साह, शरीर में कहाँ महसूस होता है? ज्यादातर लोगों के लिए ये पेट, छाती या गले में एक असली फिजिकल सेंसेशन होती है। ये सिर्फ दिमाग में नहीं होता, शरीर में होता है। ये कनेक्शन सोचने लायक है। चौथा कनेक्शन अनाहत यानी हार्ट चक्रा। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि ये प्यार, करुणा और इम्यूनिटी का केंद्र है। शरीर की बनावट के हिसाब से ये कार्डियक प्लेक्सिस और थाइमस ग्रंथि के ऊपर है। थाइमस ग्रंथि हमारी इम्यून सिस्टम का हेडक्वार्टर है, और आज साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी नाम की एक पूरी साइंस है जो इस बात का अध्ययन करती है कि हमारा मनोविज्ञान और नर्वस सिस्टम हमारी इम्यूनिटी को कैसे प्रभावित करता है, और ये कंफर्म करती है कि प्यार और दुख जैसे इमोशंस सीधे हमारे इम्यून सेल्स पर असर डालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे जारी रहता है। पांचवां चक्र विशुद्ध, गले में है। इसका काम है कम्युनिकेशन और एक्सप्रेशन। मेडिकली ये सीधे थायराइड ग्लैंड के ऊपर है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हमारी आवाज़ और बोलने की क्षमता को भी कंट्रोल करती है। जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम होती है वे अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी आवाज़ कमज़ोर हो गई है या वे खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ये तो एक ब्लॉक्ड चक्र का एकदम सटीक क्लिनिकल उदाहरण है। छठा कनेक्शन
आज्ञा चक्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, इसे इंट्यूशन और क्लैरिटी का केंद्र माना गया है। यह हमारे दोनों आंखों के बीच माथे के ठीक पीछे है और ठीक इसी जगह पर हमारे दिमाग के बेस में पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसे साइंस में मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूरे हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। एक ने इसे ज्ञान का केंद्र कहा, दूसरे ने मास्टर रेगुलेटर। बात तो एक ही है। और आखिर में सातवां चक्र सहस्रार, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर, यह चेतना और यूनिवर्स से जुड़ाव का प्रतीक है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इस एरिया को नियोकॉर्टेक्स से जोड़ता है, हमारे दिमाग का सबसे एडवांस्ड हिस्सा। और यहीं पर पीनियल ग्लैंड भी है, जिसे दार्शनिकों ने इतिहास में आत्मा का आसन कहा है। एक NIH पब्लिकेशन ने तो इसे शरीर और चेतना के बीच का इंटरफेस तक बताया है। तो अब तक हमने 7 अलग-अलग जगहों पर प्राचीन दावों और आज की साइंस के बीच सीधा कनेक्शन देखा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ 7 अलग-अलग इत्तेफाक हैं या कोई एक चीज है जो इन सभी को एक साथ जोड़ती है? एक फिजिकल, एक असली कनेक्शन। उस कनेक्शन का खुलासा करने से पहले जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। सातों चक्र, उनके प्राचीन फंक्शन और उनके मॉडर्न फिजिकल काउंटरपार्ट्स एक साथ। जब सबूतों को इस तरह एक साथ रखा जाता है तो ये पैटर्न किसी इत्तेफाक से कहीं ज्यादा गहरा लगता है। ये एक सिस्टम की तरह दिखता है। और ये दिखाता है कि वो जोड़ने वाला धागा क्या है। वो है वेगस नर्व। ये हमारे शरीर की सबसे लंबी क्रेनियल नर्व है, जो दिमाग से निकलकर इन सभी 7 फिजिकल चक्र पॉइंट से गुजरते हुए हमारे लगभग हर जरूरी अंग तक जाती है। ये शरीर की इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे है, जो दिमाग और शरीर के बीच लगातार बातचीत करती रहती है। ये अकेली नर्व उस प्राचीन नाड़ी या एनर्जी चैनल के आइडिया को एक ठोस फिजिकल आधार देती है। और तो और न्यूरोसाइंटिस्ट स्टीफन पोर्जेस की पॉलीवेगल थ्योरी, जो आज इमोशंस की साइंस में क्रांति ला रही है, ये बताती है कि कैसे वेगस नर्व हमें सुरक्षा की भावना से लेकर लड़ने भागने वाली चिंता और फिर फ्रीज यानी शटडाउन की अवस्था में ले जाती है। नर्वस सिस्टम की इन अवस्थाओं का जो ये साइंटिफिक क्रम है, वो चक्र सिस्टम के नीचे से ऊपर जाने वाले फ्लो से कमाल का मेल खाता है। मतलब बेसिक सर्वाइवल से लेकर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक। तो हमारे पास फिजिकल मैप है और एक न्यूरोलॉजिकल थ्योरी भी। पर क्या इसका कोई ऐसा सबूत है जिसे नापा जा सके? 2013 की एक हार्वर्ड स्टडी में पाया गया कि 8 हफ्तों के मेडिटेशन प्रोग्राम के बाद लोगों में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल औसतन 20% कम हो गया। ये वही हार्मोन है जो पहले चक्र मूलाधार से जुड़ी एड्रिनल ग्रंथियां पैदा करती हैं। ये दिखाता है कि इन केंद्रों पर सचेत रूप से असर डाला जा सकता है। और ये सिर्फ न्यूरो साइंस तक ही सीमित नहीं है। ट्रॉमा रिसर्च के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स में से एक डॉक्टर बेसल वैन डेरकोक लिखते हैं कि इमोशनल ट्रॉमा शरीर के कुछ खास हिस्सों में जमा हो जाता है और वो हिस्से चक्र की लोकेशन से मेल खाते हैं। ये एक और फील्ड से आया हुआ इंडिपेंडेंट सबूत है। तो क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है? बिल्कुल। कई स्टडीज ने कंफर्म किया है कि मेडिटेशन जैसी प्रैक्टिस दिमाग को फिजिकली बदल देती हैं। ये दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से में ग्रे मैटर बढ़ाती है, डर के सेंटर एमिगडाला को सिकोड़ती है और हार्मोन के प्रोडक्शन को रेगुलेट करती है। प्राचीन योगी इसे शांति से महसूस कर रहे थे और आज वैज्ञानिक इसे MRI स्कैन से साबित कर रहे हैं। तो अंत में हम कहाँ खड़े हैं? हमारे पास 2 अलग-अलग खोजकर्ता हैं जिनके बीच हजारों साल का फासला है। एक ने चेतना के जरिए अंदर की ओर देखा और शरीर का एक नक्शा बनाया। दूसरे ने टेक्नोलॉजी के जरिए बाहर से अंदर देखा और दोनों, कमाल की बात है कि एक ही नक्शे पर पहुंचे। तो क्या चक्र असली हैं? क्या वे सच में एनर्जी के घूमते हुए भंवर हैं? खैर, साइंस ने अभी तक इसकी पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन जिस सिस्टम का वो जिक्र करते हैं, एक जुड़ा हुआ न्यूरो एंडोक्राइन नेटवर्क जो हमारे इमोशंस, सेहत और चेतना को कंट्रोल करता है, वो सिस्टम हर दिन और ज्यादा असली और साइंटिफिक तौर पर मान्य होता जा रहा है। शायद प्राचीन दुनिया पिछड़ी हुई नहीं थी, शायद वो बस समय से बहुत आगे थी।